लड़की के साथ कोरोना काल में होता है 2021 में, उसके साथ जो कथित तौर पर होता है। बातचीत हुई, रिश्ता तय हुआ, पर सगाई की 3 रात पहले उन लोगों ने 40 लाख के पैसों की डिमांड और मेरे पापा के घर जो पसंद आ गया था उनको, उसको लेकर पहले उन लोगों ने सगाई तोड़ी। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया, रेप किया, वीडियो बनाया। फर्स्ट डे आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। चाहे वो आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, वीडियो था उसके पास, कहीं ना कहीं हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। कानून ना, इस देश में किसी बेटी को आज तक बचा नहीं पाया है। लड़की तो ऐसा है कि ये कर लेती, वो कर लेती, लड़की तो दुनिया कर लेती मैडम। लड़की तो आज भी कर रही है, मिल क्या रहा है उसको 4 साल से। पासपोर्ट भी उनके सीज नहीं हुए, जबकि मैंने चिल्ला के रिटर्न में लिख के दिया था कि ये लोग देश छोड़ के भागने के चक्कर में है। और मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं जिंदा हूँ और लड़ रही हूँ। शादी की बात चल रही थी और इसलिए आपने हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन बना लिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम बात कर रहे हैं इस देश के न्याय सिस्टम की, जहां पर लाखों केस रेप के पेंडिंग पड़े हैं, जहां पर दहेज प्रताड़ना के लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं। महिलाएं जो है लगातार, पीड़ित महिलाएं जो है न्यायालय की गुहार लगाती हैं, सांसें निकल जाती हैं पर न्याय नहीं मिलता, दबाव बना दिया जाता है या फिर वो मर जाती हैं। बाद में उनके मामले में जो है सुसाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला एक लड़की के साथ कोरोना काल में होता है 2021 में, उसके साथ जो कथित तौर पर रेप होता है। उसके बाद बता दें 4 साल से वो लगातार केस लड़ रही है, न्याय के लिए गुहार लगा रही है, पर कहीं ना कहीं हमारा न्याय का जो सिस्टम है फेलियर साबित होता है, करप्शन है, जिसके कारण आज तक उस रेप पीड़िता को है न्याय नहीं मिल पाया। आइए उसी महिला से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरीके से जो है पूरा घटनाक्रम उसके साथ घटित हुआ और आज आरोपी किन हालातों में है, क्या वास्तव में उस महिला को न्याय मिला या नहीं। पहले सबसे पहले ये जानना चाहूँगी मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैम, बेसिकली मैं इस वक्त महाराष्ट्र से आई हूँ और ये नागपुर के डिस्ट्रिक्ट का रेप केस है। मैं खुद विक्टिम हूँ और मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं ज़िंदा हूँ और लड़ रही हूँ। कितनी अभी उम्र है और रेप जब हुआ था उस दौरान कितनी उम्र थी? जब ये हादसा हुआ था तब 28 थी और अब मैं 4 साल से लड़ते मैडम 32 की हो गई हूँ। तो अभी तक आपके क्या केस में क्या प्रोग्रेस आई है, क्या कुछ घटना हुआ था, थोड़ा सा ये जानकारी दें। मैडम, ये मेरे पहचान के कोई नहीं थे, मेरे परिवार के। जो कुछ भी हुआ है ये हमारे पूरे परिवार के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जीवनसाथी.com पे ये रिश्ता आया था। बातचीत हुई, रिश्ता तय हुआ, पर सगाई की 3 रात पहले उन लोगों ने 40 लाख के पैसों की डिमांड और मेरे पापा के घर जो पसंद आ गया था उनको, उसको लेकर पहले उन लोगों ने सगाई तोड़ी। फिर उसके 6 महीने बाद वापस, क्योंकि मैंने उसी लड़के की ह्यूमन ग्राउंड्स पे जान बचाई थी। कैसे? मैडम, एक्चुअली उसके फादर का ही ये डिमांड था, क्योंकि कोरोना का टाइम था, 2020 में रिश्ता आया था अक्टूबर में और जनवरी में सगाई तय हुई थी। तो उनका कहना था कि लड़का लड़की दोनों का मेडिकल होना चाहिए। मेरा तो एकदम क्लियर आया, उन्होंने अपना मेडिकल कभी दिया ही नहीं। तो जिस दिन वो लोग हमारे घर आए थे सगाई के 1 हफ्ते पहले, तो वो जो लड़का था वो बार बार वॉशरूम जा रहा था, तो मेरे पापा को शक हुआ, तो उन्होंने उस दिन उसका ब्लड दे दिया, सैंपल, ब्लड टेस्ट करवा लिए और उसी के जस्ट 1 दिन बाद उन्होंने सगाई तोड़ दी। अब जब सगाई तोड़ी उसके 2 दिन बाद रिजल्ट आए तो पता चला वो क्रॉनिक डायबिटिक है और इतनी बुरी हालत में है कि उसको कुछ भी हो सकता है। अब आप डॉक्टर्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, जो क्रॉनिक डायबिटिक लोग होते हैं या तो पैरालिटिक हो जाते हैं या तो फिर उनकी जान चली जाती है। अच्छा ये बताइए, जब आपकी पहली बार जैसे जिस तरीके से बताया कि आपने एक विवाहिक वेबसाइट के माध्यम से आपकी जान पहचान हुई, जो पहली बार आपसे मिलने आए तो उस दौरान आपकी बातचीत हुई, जान पहचान हुई, क्या आपने डॉक्यूमेंट्स जानने पहचानने की कोशिश की कि कहाँ हाँ, से? मेरे फादर ने देखे थे उसकी पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट्स। जब मेरे पापा उसका घर देखने गए थे पूना, क्योंकि वो लोग आए तो मेरे पापा भी गए थे, पढ़ाई लिखाई के डॉक्यूमेंट्स देखे, घर देखे, तो सब देखकर ही तय हुआ था अचानक। और ये भी तय हुआ था कि किसी की कोई डिमांड नहीं है, पर अचानक सगाई की 3 रात पहले उन लोगों ने डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी? 40 लाख घर के पेपर्स। तो आपको शादी तो पहले ही तोड़ देनी चाहिए थी। तो सगाई हुई नहीं ना, शादी, हाँ, तो पहले ही टूट गई। आपने फिर तोड़ी या उन्होंने तोड़ी? उन्होंने तोड़ी, क्यों तोड़ी? डिमांड पूरी नहीं कर पाए हम लोग।
ऑन टाइम डिमांड थी। आपको तो ऐसे में खुश होना चाहिए कि हम एक ऐसे परिवार में जाने से बच गए जो बिल्कुल। पैसे का लोभी है, धन का लोभी है। मैं डॉक्टर की बेटी हूँ। जी। अनफॉर्चुनेटली मेरे मन में बस इतना आया था मैडम, क्योंकि हमारे देश में जैसी सोसाइटी है, मान लीजिए वो लोग तो रिश्ता तोड़ के निकल गए, जी। उसको कुछ हो जाता तो कल को उसके फादर मेरे फादर को ही ब्लेम कर दे कि इनको तो पता था, मेडिकल रिपोर्ट इनके पास थी, नहीं पता है। और तो ये जांच जो है पहली मुलाकात के समय हुई थी, जब आपकी सगाई होने वाली थी, जांच तभी हुई थी क्या? जब वो लोग हमारे घर आए थे ना सगाई के 1 हफ्ते पहले, वो अंगूठी वंगूठी का नाप ये वो और हमारा घर वर पे यानी आए थे, तब मेरे फादर ने मतलब बोला था कि ब्लड दे दो। तो दिया था, उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था? हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने ब्लड सैंपल दे दिए थे और उसके बाद सगाई तोड़ दी वापस जाके पुनः। तो उसके बाद रिजल्ट आए तो फिर मैंने 1-2 महीना तो कुछ नहीं बोला, इंसान को गुस्सा रहता ही है। फिर मैंने एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे उसके फादर को मैसेज करके बता दिया था। बस मेरी इतनी ही गलती थी कि मैंने इंसानियत निभाई। उसी के आपने जो बता रहे हैं ग्राउंड में जाके मदद की, कि क्या किस तरीके से मदद की, क्या हुआ था उसमें? कुछ भी नहीं मैडम, सिंपल एक मैसेज कर दिया और बता दिया कि आपके बेटे की 3 महीने पहले जब आपने सगाई तोड़ी थी ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई थी, आप जाके चेक करवा लीजिए। बस उसके 2-3 महीने बाद फिर अगस्त में, जनवरी में सगाई टूटी, मई में मैंने बताया, अगस्त में वो लड़की का कॉल आता है और वो बोलता है मेरी सगाई हो गई थी किसी और से, फिर टूट गई, मेरी गलती हो गई, तुम बहुत अच्छी हो, ये हो वो हो। उसके फादर ने भी, यानी उसका कहना था कि उसके फादर ने कहा है और उसने बहुत कुछ बताया और बोला, मतलब उसका पूरा परिवार, उसका कहना था कि ये कह रहे हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, हमको ये शादी अब तुम्ही से करनी है। तो मैंने बोला मेरे फादर से मिल लो, मैंने सिंपल बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मे बी मैंने जान बचाई है इसीलिए ये आए हैं। किसी को भी नॉर्मली यही लगता है, तो मैंने ये बोला मेरे फादर से बात कर लो। तो उसका ये कहना था कि बोले मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि 6 महीने का एक लंबा वक्त हो गया है, हम एक बार बैठ के बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, और अगर उसके बाद सब तय हुआ, ठीक रहा, तो बोले मेरे फादर तुम्हारे फादर से शाम को ही फ्लाइट से अपने फ्रेंड के साथ तुम्हारे घर पे मिलने आ जाएंगे। बस इतनी सी बात थी मैडम। जैसे हम नॉर्मली अपने दोस्तों से मिलते हैं पब्लिक प्लेस पे, किसी कॉफ़ी शॉप पे या मंदिर में, जैसे मैं आपसे मिलने आई हूँ, वैसे ही मैं मिलने गई थी। बस उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, रेप किया, वीडियो आप जो बनाया। कह रहे हो, कहाँ पे मिलने गए थे? कोई पार्क था, कोई होटल था, कोई रेस्टोरेंट था, कहाँ मिलने गए? सब मैडम एक्चुअली मैं मिलने तो मंदिर जा रही थी, पर रास्ते में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं बस उसके होटल गई और इतना मैंने यानी उसको रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, बस। क्योंकि वो जो एरिया था वहाँ आसपास कोई वॉशरूम नहीं था, और मैं 2021 की बात कर रही हूँ, रास्ते में कोई पब्लिक यूटिलिटी भी नहीं था जब मैं रास्ते से गई। तो बस मैं वॉशरूम गई थी और उसने उसी बात का फ़ायदा उठाया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ही कॉल्ड मी कि मेरा बैग से कुछ सामान निकाल दो, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उसने बोला कि छतरी निकाल दो। दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि मेरे रूम मेरा नहीं, जगह मेरी नहीं। मैं बस मुड़ी हूँ उसके बैग से छतरी निकालने के लिए, और उतने देर में ही जस्ट केम, ही लॉक द डोर। उसने जो किया सो किया। पर उसके बाद ये हुआ कि मेरे 2 ही सवाल थे जब मैं होश में आई, क्यों किया? तो बोले शादी करनी है। मेरे फादर को सब पता है। ये जब ये आप बता रहे हैं कि उसने आपको पुश किया, बेड पे डाला, क्या उस दौरान आपने कोई मदद की, गुहार लगाई, किसी मैडम ने मैं सुना? एनामिक हूँ, उसने मेरा मुंह दबा दिया था, और जिन हालातों में मैं उस दिन थी आप समझ सकती हैं, आप लड़की हैं। मुझे, मैं बेहोश टाइप ही हो गई थी, सबसे बड़ी छटपटाई थी। पर मुश्किल ये है कि अगर मैं आप 40 किलो की और वो 90 किलो का। फिर भी आप एक ऐसे व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं, उसके मैंने होटल भरोसा नहीं किया, उसके आसपास कुछ भी पब्लिक यूटिलिटी नहीं था मैडम, वॉशरूम जाना बहुत ज़रूरी था। उस होटल के अंदर और भी तमाम नहीं वॉशरूम था होंगे। कुछ भी, नीचे मैंने 1000 बार पूछ लिया था। जो मैनेजर होता है या जो रिसेप्शनिस्ट होता है, आप जाकर चेक कर लीजिएगा नागपुर में, जो चार्जशीट में है, वहाँ कोई वॉशरूम नहीं था उस समय। वही प्रॉब्लम हुई, और मुझे ऐसा लगा भी नहीं था क्योंकि मैंने बंदे को जाना था, देखा था, ट्रिपल आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैडम, घर आके गया, जो मेरे फादर को जानता है, मेरे पूरे परिवार को जानता है।
ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई ऐसा करेगा? नहीं सोच सकता कोई। आपके साथ कथित तौर पर रेप हुआ, उसके बाद आपने क्या किया? होश आया, फिर आपने उसको बोला कि क्या किया, तो उसने क्या रिप्लाई था उस दौरान उसका? मैडम मैं इतना ही बता सकती हूँ आपको, उसका क्या कहना था उसका एक ही कहना था मुझे शादी करनी है, और मेरा एक ही कहना था जिसको शादी करनी रहती है वो ऐसा नहीं करता। बट जस्ट बिकॉज मैं उस समय लॉ की पढ़ाई कर रही थी, मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जानती हूँ, मैं रिटायर्ड जज के घर की बेटी हूँ, मुझे पता है कि चीज़ें कैसी होती है। मैंने उस समय उसको एक ही चीज़ बोली थी, आई वॉन्ट टू टॉक टू योर फादर, मुझे तुम्हारे फादर से बात करनी है, नहीं तो मैं अपने फादर को जाके बोल रही हूँ। और जब मैंने उसका मोबाइल चेक किया था उस दिन, वो भी मुझे गलती से, जब वो अपना मोबाइल, वो डायबिटिक पेशेंट है मैडम, बार बार वॉशरूम जाता है, और वो यानी स्मोकर भी है, चेन स्मोकर। तो उसने अपना मोबाइल जब ऑपरेट किया, ही वॉज कॉलिंग हिज फादर, वो अपने फादर को कॉल कर रहा था, तो मैंने उसका पासवर्ड देख लिया था। बस वो वॉशरूम गया, मैं उतने के लिए ही रुकी थी, मैंने उसका मोबाइल खोला, और इतने देर में कि मैं मोबाइल खोलूं और मैंने जस्ट देखा कि उसके मोबाइल में वीडियो है, मैं डर गई। मैं मोबाइल से वीडियो पूरे के पूरे डिलीट करूं, जो भी, क्योंकि उस समय मुझे समझा नहीं वो कितने हैं किसके, पर मेरा था इतना मुझे पता है, क्योंकि मैंने देखा, डेट दिख रही थी, टाइम दिख रहा था। वो आ गया उतने देर में, क्योंकि वो वॉशरूम नहीं गया था, वो स्मोक करने गया था। वो बस खड़ा हुआ था एक साइड में, बाथरूम के अंदर थोड़ा जाते हैं स्मोक करने के लिए, वो बस गया और उतने देर में आ गया। और बस इसी चक्कर में सब हुआ है कि मुझे वीडियो डिलीट करना है। मैं अगले दिन भी गई कि मुझे वीडियो डिलीट करना है, पर मैं फंसी। और उसके बाद डायरेक्टली ये हुआ है कि मैंने अपने फादर को, मैंने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ या मैं फादर को बता रही हूँ। वो जानता था मेरे फादर कितने, मतलब मेरे फादर बहुत उसूलों वाले हैं, और वो जानता था इसके फादर नहीं झुकेंगे, माई फादर इज़ गोइंग टू टेक एनी स्टेप। तो बस उसने मुझे बोला कि तुम नागपुर आओ, मैं कोर्ट लेकर जा रहा हूँ तुम्हें। पर वो कोर्ट नहीं लेकर गया मैडम, वो मुझे एक संस्था लेकर गया जो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी थी, और मुझे कुछ नहीं समझा वहाँ क्या हो रहा है। बस उसने बोला साइन कर दो, मैं शादी कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो सब फर्जी है। तभी आप अकेले गए थे? हाँ, क्यों अकेले गए? एक बार आपके साथ रेप जैसी घटना घटी तो फिर क्योंकि भी मैं आप उस अकेले दिन पुलिस स्टेशन जा रही थी और मैं अपने फादर को वहाँ बुलाने वाली थी। मेरे फादर उस दिन उसी यानी शहर में मौजूद थे, तो आई थॉट सो मैं डायरेक्ट अपने फादर को बुलाऊंगी, यहाँ डायरेक्टली बुलाऊंगी। जब किसी के साथ मैडम इस तरीके की घटना घटित हो जाती है तो एक कहीं ना कहीं मैं भी तो बैठा डर रही थी ना मैडम, मैं भी तो डरी हुई थी। एक इंसान, एक बात बताइए, सारा दिमाग ही चला लेगा क्या उस टाइम में? मैं उस समय घर से, समाज से, हर चीज से तो डरी हुई थी, ऊपर से उसकी ब्लैकमेलिंग से डरी हुई थी। उसका कहना ये था कि मैं बदनाम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं क्या करती उस समय, आप ये बताइए। आपने अपने फादर को कब बताया? मैंने अपने फादर को उसी दिन बता दिया था, जिस दिन ये सुबह बुलाया है मुझे, 18 तारीख को। 15 तारीख को ये किया है उसने, 2 दिन में रुकी। आई थॉट सो कि उसके फादर मुझसे बात करेंगे, क्योंकि उसने मुझसे अपने फादर की बात कराई थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे फादर से बात करता हूँ। मैं बस उसी के लिए रुकी हुई थी और कुछ नहीं। मुझे लगा उसके, आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि खुद आप उस परिवार से बिलोंग करते हैं जिसमें खुद कानून के ज्ञाता रहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा मैम, थोड़ा सा ये जानना था, पर जहाँ पे के जब ज्ञाता की ही बात कर रही हूँ जी मैडम। पहला स्टेप ये होना चाहिए था, जब आपने फर्स्ट डे आपके साथ ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। चाहे वो आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा था, वीडियो था उसके पास, कहीं ना कहीं हमें कानून का सहारा लेना चाहिए था। मैडम पहली बात, जिनको कानून पता है ना उनको ये भी पता होता है। दूसरी बात, आप सीजीआई बोबड़े का बयान पढ़िएगा, 2020 से पहले का है, जब वो नागपुर से ही हैं, और उन्होंने किसी केस में बोला था कि क्या रेपिस्ट शादी करेगा उस लड़की से। तो मैडम जो कानून का ज्ञाता है ना उसे ये बातें पता होती है। तो मुझे ये बात पता थी कि आए गए इज्जत बचाने के लिए बात वही आनी है, तो पूरे देश में या पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने से अच्छा है अगर ये बात वहीं दबती है तो वही हो जाए, क्योंकि इस देश में ऐसा पहला केस तो है नहीं। मैं सुप्रीम कोर्ट के कितने केसेस बता सकती हूँ आपको जो लास्ट में जाकर ये बोल के सेटल होते हैं कि भैया शादी हो गई। तो मैं यही करने की, मैंने कोई उस पर जबरदस्ती नहीं की, मैंने उसको ऑप्शन दिया था। शादी की उस संस्था में जाके आपसे? नहीं, उसने नहीं की, उसने बस मुझसे सिग्नेचर कराया है। उसने खुद ही की सिग्नेचर गलत तरीके से की,
क्योंकि 40 लाख का जो डिमांड था वो उसका ऑन था, वो उसके दिमाग में था जो मुझे पता नहीं था। और मैं इसीलिए दबी हुई थी क्योंकि एक, उसके पास वीडियो था, दूसरा वो मुझे डिफेमेशन की धमकी दे रहा था, तीसरा कोई लड़की अपने घर की इज्जत रोड पे नहीं लाएगी। और लड़की को ब्लेम करने से बेटर है कि उसकी सिचुएशन जानना देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ब्लेम करने का तो ऐसा है मैडम, मरी हुई को भी ब्लेम कर देते हैं। गिरीवाला सिंह ने मरी हुई को भी पागल और कैरेक्टरलेस बता ही दिया ना, तो जिंदा लड़की को कहाँ लोग छोड़ने वाले हैं। जैसे आज मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं, मेरा उस समय मनस्थिति क्या होगा कि मैं किसी तरह से अपने घर को और अपने आप को बचा लूं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो इंसान कोर्ट कचहरी जानता है वो पढ़ेगा क्या। अभी आपने एक चीज़ और बताई, बातों जैसा कि आपके साथ रेप हुआ, आप उस दौरान बेहोश हो गए। ऑब्वियसली मैं एनामिक पेशेंट हूँ, ठीक है। मुझे खून की कमी थी उस दिन। मेरा कोई, जैसे लड़कियों को प्रॉब्लम होता है, कोई और भी प्रॉब्लम था। Menstruation आया था आपको। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है, आप बेहोश हो गए, पर उस दौरान आपने कहा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा था और अपना फोन छोड़ के गया, तो उस कितना दौरान क्या- नहीं गया वो, मैं जब जगी उसके बाद मैंने देखा कि वो स्मोक कर रहा है और वो वॉशरूम जा रहा है। और वॉशरूम की आदत तो वो क्रॉनिक डायबिटिक है तो उसकी है ही, वो तो मेडिकल टर्म है मैडम, वो तो सबको प्रॉब्लम रहती है। आप मोबाइल, आपने सोचा नहीं कि एक बार उसी दिन मोबाइल उसका जब्त कर लूं? मोबाइल मोबाइल मैंने उठा के फेंकने की कोशिश की थी, उसने मेरा हाथ रोक लिया, मैं मोबाइल तोड़ रही थी उसका। इतनी अक्ल मुझे है, मैंने मोबाइल फेंकने की कोशिश की कि मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, क्योंकि मैं डिलीट नहीं कर पाई। उसने, मैं क्या उसका मोबाइल डिस्ट्रॉय करूंगी, उसी ने एक झापड़ कस के मार दिया मुझे। मैडम ऐसा है कि 90 किलो और 40 किलो में बहुत अंतर होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उस समय लड़की की हालत क्या होगी। लड़की तो ऐसा है कि ये कर लेती, वो कर लेती, लड़की तो दुनिया कर लेती मैडम, लड़की तो आज भी कर रही है। मिल क्या रहा है उसको 4 साल से, क्या दे रहा है आपके देश का हाई कोर्ट, क्या मिला है। ज्योत्सना राय को, यूपी वाली जज थी ना वो, तो कॉस्ट कंटेम्प्ट कंडक्ट रिस्ट्रेन बोला था ना उसको, मर गई ना वो, सुसाइड डिक्लेयर किया और बाद में क्या बोला, उसके भाई और पिताजी ने एफआईआर की। तो मैडम ऐसा है कि देश में उस स्थिति भी, उस टाइम भी वही स्थिति थी हिंदू लड़कियों की, इस समय भी वही स्थिति है। उस समय जो सही लड़की ने करना चाहिए था, मुझसे बस वो से भी वो लड़के पर विश्वास करके मिलने नहीं गई थी मैं, उसके 60 साल के बाप के ऊपर विश्वास करके गई थी। ट्रिपल आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कोई गवार नहीं है। और मेरे परिवार को जानते थे कि मेरे फादर, मैं, हम सब पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा नहीं सोच सकता मैडम कि कोई भी ऐसा करेगा। उसकी वजह बाद में मुझे पता चली क्यों किया। उसके फादर ने बाद में, जब एफआईआर हुई, बाद में मुझे गुस्से में बोला था कि मेरे बेटे के तो बोले किसी मौलवी, किसी पंडित ने, क्योंकि हिंदू हैं वो लोग, इसका भी मुझे डाउट है, बस उनको किसी ने बोला था कि इसके जीवन में दोष है, कोई गांव की लड़की पकड़ के और करकुरा के छोड़ दो, बस इसीलिए मुझे टारगेट बनाया गया। मौलवी ने ऐसा कहा, किसी लड़की को पकड़ो, शारीरिक संबंध बनाओ और छोड़ दो। हाँ, झूठी शादी या जो भी है, क्योंकि उसका ऑलरेडी कितने रिश्ते जुड़े और टूटे। मेरे रिश्ते करने पहली बार आया था, उसके पहले भी मेरे से रिश्ते तोड़कर गया था, उसके बाद भी उसकी सगाई टूटी थी। सो द थिंग इज कि लड़की को ब्लेम करने से बेटर है उसकी सिचुएशन जानना चाहिए। इस देश के कोर्ट्स ने भी, इस देश के लोगों ने भी, और उन लोगों ने भी जो लड़की को ब्लेम करते हैं। क्योंकि विश्वास तो ऐसा है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट भी आ ही रही हूँ ना, मीडिया वालों के पास भी आई हूँ ना, तो विश्वास करके ही आई हूँ। अब मैंने ये तो नहीं सोचा होगा कल को अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, है ना, कि हाँ मेरे साथ कोई कुछ कर देगा। अभी आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ पर आपके पूरे केस में क्या प्रोग्रेस आई है? क्या लग रहा है आपको न्याय मिल पाएगा? मैडम इस केस में न्याय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस केस में प्रॉब्लम ये है, नागपुर का हाई कोर्ट पूरा का पूरा, वो बोलते हैं ना शील्ड कवर बन के खड़ा हो गया है उन लोगों के लिए। मैंने रिट पिटीशन डाला था क्योंकि पुलिस जो है, उन लोगों ने मुझे बोला कि हमने 7 लाख दिए थे मेडिकल मैनेज करने के लिए। आपने अभी गिरीवाला सिंह वाले केस में देखा, ट्विशा मर्डर केस में, वो कोई अकेला केस नहीं है, मैं उसके पहले के भी आपको केस बता सकती हूँ। लड़की को अगर केस को खत्म करना है तो 2 ही चीज़ है, एक लड़की को कैरेक्टरलेस साबित कर दो, दूसरा लड़की को पागल साबित कर दो। कैरेक्टरलेस वो लोग साबित कर नहीं सकते, क्योंकि मैं पढ़ंतु बच्ची थी, अच्छे घर की लड़की थी, मेरा कोई बैक स्टोरी है नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है
पागल का ऐसा है मैडम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सीजेएसडी और जेएमएफसी लड़ रही हूँ, अब वो लोग वो भी साबित नहीं कर पाएंगे। हाँ, बल उस समय जब एफआईआर हुई तो नागपुर की पुलिस ने मुझे ये बोलकर लेके गई मेडिकल कराने के लिए कि मेडिकल कराने लेकर जा रही है, और मुझे झूठ बोल के एक साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके मेरा एक झूठा सर्टिफिकेट बनवा दिया जिसका कोई बेस नहीं है, और मुझे गलत तरीके से ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिलाने की कोशिश की गई थी जो उस समय मैंने थूक दी थी। अब बात यह है कि उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने 1 महीने बाद पूरे टेस्ट रिजल्ट्स देखने के बाद मुझे ये लिखकर दे दिया कि मैं साइकोलॉजिकली और मेंटली टोटली फिट हूँ, पर चार्जशीट में आपको वो दूसरा वाला मेडिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस तो चाहती थी ये केस दबा दें और अगले वाले को बरी करा दें। अच्छा, जब आपका ये रेप हुआ उस दौरान आपको मासिक धर्म चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट्स में तो आया भी नहीं होगा कि आपके साथ रेप हुआ है? मेडिकल में कुछ भी नहीं है। मेडिकल में सिर्फ इतना है कि ये लड़की स्किज़ोफ्रेनिक है, और जो दूसरी वाली रिपोर्ट है कि मैं एकदम ठीक हूँ, वो है ही नहीं चार्जशीट में। जबकि वो चार्जशीट जब कोर्ट में गई है उसके पहले आई थी, वो 23 नवंबर की है और चार्जशीट 15 दिसंबर को गई है। यहाँ तक कि उसके पहले एक एनसीआर भी की थी, ये लोग मेरे घर में मुझे धमकाने आए थे, वो भी नहीं है। जो केसेस हुए थे नागपुर में उसके भी पेपर्स नहीं है। उसके फादर और उसके भाई की चैट डिटेल्स भी नहीं है, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मैडम। पासपोर्ट भी उनके सीज नहीं हुए, जबकि मैंने चिल्ला चिल्ला के रिटर्न में लिख लिख के दिया था कि ये लोग देश छोड़ के भागने के चक्कर में हैं, इनके पासपोर्ट सीज कर लीजिए, नहीं लिया। और आज ट्रायल कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी वही कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है राइट टू बी हर्ड, विक्टिम की बात सुनो, नहीं सुनना है। नागपुर हाई कोर्ट के अंदर पुलिस मुझे मारती है, बात दब जाती है, मेरे एविडेंसेस तोड़ दिया, बात दब गई, जबकि उस समय केस में खुद ही लड़ रही थी नागपुर हाई कोर्ट में। नागपुर हाई कोर्ट के सामने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, अब तक कोई एफआईआर नहीं है। मैंने नागपुर हाई कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस थे उनकी कंप्लेंट की थी, और नागपुर के कमिश्नर की कंप्लेंट की थी, अमितेश कुमार, क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ सबूत थे। मैंने सच बोला, उसका मुझे अवार्ड ये मिला नागपुर हाई कोर्ट से, वही जो ज्योत्सना राय को मिला था यूपी जज को, कॉस्ट कंडक्ट, ताकि पूरी की पूरी बात दब जाए और मैं कुछ ना बोल पाऊँ। मैंने उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में चैलेंज किया। मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे पावर दिया लड़ने का कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़ी हूँ अपने ट्रायल में। अभी जब कोर्ट जाते हैं, क्या वो तारीखों पे आते हैं? क्या मुलाकात हुई कोई? मतलब मैडम, वो लोग तारीख पर क्यों आएंगे? उनको तो हाई कोर्ट ने पूरी तरह से ऑर्डर दे रखा है ना उनके फेवर में, उनको आने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ मैं जा रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, और अभी उनका पासपोर्ट एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो भी अलाउ हो जाएगा। और जब तक मैं सुप्रीम कोर्ट आऊँगी तब तक हिंदुस्तान की सरकार उन्हें बाहर देश भगा देगी। वीज़ा कैसे लगता है पैसे देकर, ये मुझे तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कैमरे पे जो लोग हमें सुन रहे होंगे, जो हमें देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल ये भी होगा, जो आप बातें रख रही हैं हम अभी आप एक साइड की जान रहे हैं, एक्चुअल में हुआ क्या? कहीं ना कहीं लोग साक्ष्य भी मांगेंगे कि आपके साथ वास्तव में रेप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि शादी की बात चल रही थी और इसलिए आपने हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन बना लिया। मैडम, ऐसा है कि पहली बात, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो खपती तो नहीं सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात कि कोई भी लड़की, मद्रास हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, बढ़िएगा, कि पहली बात मेरा कोई उसके चक्कर नहीं था जो मैं खुद होके कुछ करने जाऊं। किसी से बात करने जाना एक अलग बात होती है, ठीक है, उसने मुझे ये बोलकर नहीं बुलाया था कि मुझे कुछ करना है, और जब उसके फादर इन्वॉल्व थे तो आपको ऐसा लगता है? और दूसरी बात कि आपने जो बोला साबित, अगर मैं साबित नहीं कर पाती ना मैडम, तो मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खड़ी नहीं रह पाती। आधे कबूलनामे तो उसके खुद के हैं पेपर पे, उसके खुद ही के हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान की दया से। आधी चीजें तो उसने पेपर पे खुद ही लिख कर रखी हैं। पर यह अलग बात है कि जब गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांध ले कोर्ट, तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, ऐसा है। और नागपुर हाई कोर्ट तो इसीलिए भी मेरे फेवर में नहीं है क्योंकि मैंने उनकी कंप्लेंट की सुप्रीम कोर्ट तक। तो हर चीज़ तो पहचान और पैसे से होती नहीं, कुछ जगह तो ईगो हर्ट हो जाता है। मुझे नागपुर हाई कोर्ट के अंदर धमकी दी गई।
तो अभी आपकी क्या मांग है, क्या लग रहा है कि किस तरीके से अब आपको न्याय मिलने मुझे कुछ भी नहीं कहना है, बस इतना कहना है, नागपुर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरे एफआईआर तो हो नहीं रहे, पर उसके वकील और उसने मिलके मेरे ऊपर 2 एनसीआर ठोक दी, झूठी। एनसीआर में क्या है आपके? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है मैडम उसका। तो क्या है, क्या किस लिए ठोकी है? झूठ बोल के। झूठ तो आप यहाँ खड़े हो, क्या आप भी। उसमें क्या आरोप लगाया है आप पर? वैंडलाइजिंग द चेम्बर, कहते हैं मेरे चेम्बर में घुस के और मारा पीटी की है। मेरी हालत देखिए मैडम, वो उसका वकील, इतने सारे लोग, वहाँ कैमरा लगा। मैं कहती हूँ अगर हिम्मत है तो कैमरा की फुटेज रिलीज कीजिए कि मैंने कुछ किया है। दूसरी बात, वो कुछ बोले, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ बोल पाता तो ना मैं इस चार्जशीट को अधूरा साबित कर पाती हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट मुझे खड़ा करता हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो मैं केसेस लड़ पा रही हूँ, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने, भगवान की दया है, नागरत्ना मैडम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने आज तक मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला। पर मैडम, परेशानी इस समय ये है कि नागपुर हाई कोर्ट उनको शील्ड कर रहा है, और जो आपने मुझे दिया है वो तो मान्य ही नहीं है नागपुर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मेरे केसेस नागपुर हाई कोर्ट में गलत सलत लिख के डिसमिस हो जाते हैं, और जो केस वहाँ नहीं चलना चाहिए क्वैशिंग का, क्योंकि क्वैशिंग का बेस तो बचा ही नहीं जब चार्जशीट आधी साबित हो गई, वो चले जा रहे हैं और उसमें इंटीरिम ऑर्डर निकले जा रहे हैं। अच्छा, इतना सब कुछ हुआ, एक लड़की हो, मैं भी एक महिला हूँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली एक ट्रॉमा से गुजर रही होगी, समाज में भी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा होगा। तो अभी क्या लग रहा है कि फैमिली आप लोगों को सपोर्ट कर रही है कि आप आगे बढ़े इस केस को लेकर, और क्या अभी? मैडम, मेरी मजबूरी है, अगर मैं नहीं लड़ी ना तो वो लोग मेरे ऊपर डबल केस करेंगे। उनकी नज़र वैसे ही मेरे पापा के घर पर है। मान लीजिए झूठा, वैसे भी उन लोग, उसके वकीलों ने मुझे धमकी दी है, और नागपुर की पुलिस ने भी धमकी दी है। गैंग रेप की, एसिड अटैक की तो नागपुर की पुलिस ने ही धमकी दी मुझे, सदर पुलिस स्टेशन नागपुर। दूसरा, उन लोगों ने, उसके वकीलों ने मुझे धमकी दी है, न तुझे पढ़ाई करने देंगे, न जीवन में कुछ बनने देंगे, मेरे ऊपर झूठे केसेस करेंगे, SC/ST एक्ट के, डिफेमेशन के, फोर्जरी के, और पता नहीं कौन से झूठे केसेस करेंगे। तो मेरे पास मजबूरी, आप बताइए क्या करूं मैं। ना लड़ी तो भी मैं फंसी, लड़ी तो भी मैं फंसी। और रही बात मारने की, इतना ट्राई तो बेचारा कर चुका है मुझे मारने के लिए। जो इंसान, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए आपके व्यूअर्स से भी, अगर मैं गलत होती तो वो क्यों करता? उसने नागपुर हाई कोर्ट में सरेंडर किया था मैडम, एक वक्त के बाद उसने सरेंडर किया था। सरेंडर वही इंसान करता है जो गलत होता है, जिसके पास दिखाने के लिए फैक्ट्स नहीं होते, जो झूठ बोलता है। उसके फादर की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उसके फादर ने भी मुझे झूठ बोल के ट्रैप करके बुलाया था, और ये सब उसकी कुंडली के चक्कर में हुआ है, और मेरे पापा से बदला लेने के चक्कर में, क्योंकि उनको चाहिए था कि मेरे पापा झुके। मेरे पापा उनकी डिमांड के सामने झुके नहीं, बस ईगो हर्ट हो गया। क्या आज 40 लाख दोगे तो क्या आज शादी कर लेगा वो आपसे? नहीं मैडम, मैं उसकी बीवी ना आज हूँ, ना कल थी, ना कभी बन सकती हूँ। क्योंकि क्या है ना मैडम, हम उनके लेवल के लोग नहीं हैं, उसका कहना ये है। वो कहाँ IIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको लगता है कि हम गंवार हैं। मुझे बहुत मारा गया है, बहुत उल्टा सीधा बोला गया है, बहुत अपमान किया गया है। ऐसा है मैडम, रेप केस के बाद तो ना कब्र में से मुर्दा उठकर भी बोलता है कि मेरी बीवी है। पहले मैं उसकी बीवी नहीं थी, पर अब बचने के लिए तो ऐसा है कि कुछ भी बोलेगा वो। पेपर्स है मैडम, कोर्ट के पेपर्स है, सर्टिफाइड कॉपीज है, उसके रिकॉर्डिंग्स है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती मीडिया के सामने कुछ बोलने की। कितने लाख की, कितने करोड़ की संपत्ति है आपका घर जो उन्होंने नजर बनाई रखी है? जो मैडम, मैं करोड़पति के घर की हुई नहीं, हम तो लोअर मिडिल क्लास है। मेरे पापा ने वो घर मतलब लोन लेकर बनवाया है, लोन लेकर। पैसे वाले तो वो लोग हैं। फिर भी छोटी सी संपत्ति पे नजर रखें। संपत्ति से ज़्यादा एक आपके देश में ना मैडम ये प्रॉब्लम, मेरा देश इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपके नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मुझे बोला गया है इस देश से निकल जाओ। तो ऐसा है मैडम, हमारे देश में ना प्रॉब्लम ये है कि ईगो जो होता है ना मर्दों का, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे जजों का ईगो हर्ट हो जाए तो लड़की की ज़िंदगी खराब कर देंगे।
लोगों का ईगो हर्ट हो जाए तो भी। ज्योत्सना राय भी तो ईगो का ही शिकार हुई थी ना। मैं कोई अकेली तो हूँ नहीं। कहीं ना कहीं ईगो की परेशानी थी जो आपके साथ इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। सिर्फ ईगो नहीं था, ईगो था, बदला था, उसका वो मौलवी पंडित भगवान जाने कौन था, वो लोग हिंदू है क्या इस बात पर भी मुझे डाउट है। चीज़ें बहुत सारी है, पर बजाय इसको मेरी जिंदगी को मुद्दा बनाने के या फिर मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की बजाय कभी कोई लड़की का साथ दे दीजिए जो जिंदा है। बाकी तो ने वो लड़की जिंदा है इस बात पर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पूरा प्रशासन शर्मिंदा है। आपके सीजीआई जो पूर्व सीजीआई हैं और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उनके नाम पर नागपुर में मारकाट मच गई। लेटर गया था यहाँ से बोलते, और नागपुर पुलिस ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोले आप बयान देने आई हैं, लेटर आया है। वहाँ मुझे बोला गया जैसा हम बोल रहे हैं उस पर सिग्नेचर कर दे, नहीं की तो जान लेने पर उतारू हो गए। मैं और मेरे पापा वहाँ से जान बचा कर भागे। 4 प्राइम मिनिस्टर के लेटर, 3 प्रेसिडेंट के लेटर, होम मिनिस्टर का लेटर आ गया मेरे लिए, फिर भी कोई एफआईआर नहीं हुई है, कुछ मौजूद है भी आपके पास? हाँ है, मैं आपको दे देती हूँ, आप अपना दिखा देना चैनल पे। पीएम ऑफिस से तो खैर मुझे लेटर की कॉपी नहीं मिली, तो मैंने आरटीआई डाला, तो आरटीआई में दिख रहा है। और प्रेसिडेंट सेक्रेटरियाट और होम मिनिस्टर सेक्रेटरियाट दोनों ने मुझे कॉपीज भेजी है। इसके न्यायालय से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट से मुझे इतना ही कहना है, आप इसके सुमोटो ले लीजिए, और नागपुर हाई कोर्ट से वो दोनों के दोनों क्वैशिंग केसेस या तो उस पर स्टे लगा दीजिए और उनके जितने भी ऑर्डर है वो रिवर्स कर दीजिए, और या तो फिर आप उन्हें अपने पास बुला लीजिए। वो क्वैशिंग का कोई बेस नहीं है कि वो अभी तक चल सके, कोई बेस नहीं बचा है, जबकि चार्जशीट अधूरी साबित हो चुकी है। और ट्रायल को अपनी निगरानी में रख के कराइए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने अगर उनको पासपोर्ट एप्लीकेशन अलाउ कर दिया तो जब तक आपके लॉ के हिसाब से, क्योंकि हाई कोर्ट तो मेरा साथ देगा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जब तक आऊँगी तब तक आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनको वीज़ा दे के बाहर देश भगा देगा। और दुनिया जानती है, देश जानता है, ना नीरव मोदी वापस आया, ना विजय माल्या वापस आया, ना कोई वापस आया, ना ये तीनों वापस आएंगे अगर पासपोर्ट एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो मेरा बस इतना कहना है, उनको देश से भगाने में मोदी जी मदद मत कीजिए। मैंने ऑलरेडी मेल्स भेज दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, तो प्लीज़ देखिए एफआईआर नंबर और सारे केसेस नंबर के साथ। और प्लीज़ सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश है, इस केस पर नज़र डालिए, मुझे सीओ मोटो में बुला लीजिए। मैडम, आपने जो स्पीडी ट्रायल का मुझे मेरे हक में सुनाया था, उसमें भी हाई कोर्ट ने अपनी पेन चला दी। 2-2 दिन में ट्रायल ले रहे हैं ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट ना आ पाऊँ। मुझे इतना हैरेस किया जा रहा है, वो लोग तो कोर्ट आते नहीं। अच्छा, लास्ट और आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी, जिस होटल के अंदर ये पूरी घटनाक्रम आपके साथ हुई, क्या वहाँ उधर बाहर मेन गेट पे कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा कि आप मैडम, होटल में कितनी देर? पुलिस क्या है ना, जब तक पहुंची ना तब तक सब साफ हो गया था, क्योंकि आपकी जो पुलिस है ना वो केस खत्म करने में लगी रहती है। दूसरी बात कि जो पुलिस स्टेशन के खिलाफ मैंने बोला है ना मैडम, नागपुर के हाई कोर्ट में इस समय उसी पुलिस स्टेशन के खिलाफ एक दूसरी लड़की ने रिट पिटीशन फाइल करके रखा है। ठीक है, तो कोई सीसीटीवी फुटेज कोई मौजूद नहीं है? नहीं, बस रजिस्टर जो था मेंटेन रहता है, वो उसकी कॉपीज है चाची। कितने टाइम उस होटल के अंदर आप रुके थे? मैडम, कितना टाइम तो उतना याद नहीं है, पर हाँ थी मैं, और बाद में मैं निकल गई थी और रोते हुए निकली थी। अगर सीसीटीवी फुटेज होता ना तो उसमें दिखता, पर वो कैप्चर ही नहीं की ना पुलिस ने। उसको छोड़िए, जो कर सकती थी वो भी तो नहीं की पुलिस ने। कॉल डेटा रिकॉर्ड्स नहीं निकाली जिससे ये पता चल जाता कि भाई कौन कहाँ आया। वो लोग मेरे घर आए थे डराने धमकाए। मैडम, मुझे बस एक सवाल है पूरी मीडिया से, अगला वाला सही होता तो मेरे घर क्यों आता, क्यों आता धमकाने? अगला वाला सही होता तो मेरे ऊपर चक्कू क्यों चलाता? अगला वाला वो तो हमने नहीं देखा ना, वो तो हमने नहीं देखा, पर कुछ तो हो। पर वो खुद बोल रहा है ना। अब देखिए, कोई कुछ करेगा तो ये तो नहीं बोलेगा मैंने किया, अगले वाले पर डालेगा ना। उसने लिख कर दे दिया है कोर्ट को, कोर्ट के पेपर्स की बात कर रही हूँ मैं, सर्टिफाइड कॉपी। इसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, तो काय से की भाई? चक्कू से की, छुरी से की, पेपर से की, कपड़े से की, कुछ तो दिखा। कुछ नहीं दिया उसने आज तक, क्या देगा? चक्कू से उसने खुद मारा था
और वो चक्कू, उसके तो फिंगरप्रिंट्स अब तक उसने पूरी दुनिया में मिटा के ख़त्म कर दिए होंगे। मेरा इस समय यही कहना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा जी से, सर मैंने आपको एक लेटर भेजा है उसके वकीलों के खिलाफ, मेरे पास सबूत हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। और दूसरा, मेरा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक ही कहना है, सर जो लड़की लड़ती है उसको तो कॉस्ट कंटेम्प्ट कंडक्ट रिस्ट्रेन के नाम पे दबा दिया जाता है, तो बच्चियाँ लड़ेगी कैसे? और जो मर जाती है वो अपना पक्ष रखने आ ही नहीं सकती, और जो जिंदा है उसको मरने पर या तो मजबूर कर देते हैं और या तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं जान लेने के लिए। तो चाहते क्या हैं? मेरी मदद करना है तो बस इतना कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से अपील है, आप ये केस उठा लीजिए पूरी तरह से, ट्रायल को अपने अंडर में ले लीजिए और नागपुर हाई कोर्ट से वो दोनों क्वैशिंग केस उठा लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। क्या मैंने कोई आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की यहाँ पर? आपने मेरी आइडेंटिटी कोई डिस्क्लोज नहीं की है। और कोई आपकी बिना मर्जी की ये वीडियो हमने बनाया है क्या? नहीं नहीं नहीं। ये चीज़ें इसलिए हम बुलवा रहे हैं क्योंकि बाद में क्या होता है कि रेप विक्टिम अक्सर बाद में कहते हैं कि हमें हमारी ज़बरदस्ती वीडियो बनाई गई है। नहीं नहीं आप कैमरे में देख रहे थे खुद से? हाँ। कोई पीछे से आके कैमरा लगाया गया हो? नहीं नहीं नहीं, ये मैं खुद खड़ी हूँ। आपने पूरा घटनाक्रम पीड़ित महिला से जाना कि किस तरीके से उसके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जो सोचो खुद कानून की लड़ाई जानता है, खुद कानून का ज्ञाता है, उसके साथ भी इस तरीके की उसके साथ भी इस तरीके से कानून जो है दुर्व्यवहार कर रहा है। उसको बता रहे मकती तौर पे मारा गया, पीटा गया, और आज वो लगातार न्यायालय के चक्कर लगा रही है कि उसको शायद न्याय मिल जाए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो इनका वायरल हुआ कि अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो सुसाइड कर लेंगी। लगातार ये न्याय के लिए गुहार लगा रही है और अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या हमारा जो सुस्त सिस्टम है, जो न्याय का सुस्त सिस्टम है, कहीं ना कहीं न्याय मिलने में इतनी देरी होती है, सालों साल केस चलते हैं, तारीख पे तारीख होती है और न्याय बड़ी ही देरी से मिलता है। न्याय देरी से मिलना भी कहीं ना कहीं न्याय ना मिलने के बराबर है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमने उस महिला से इतनी क्रॉस क्वेश्चनिंग की ताकि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही, हर तरीके से उन पक्ष जानने की कोशिश की। वहीं आप हम ये भी कहना चाहेंगे, हम जो जिस पर ये आरोप लग रहे हैं वो दूसरा पक्ष भी अगर वो हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो वह हमें कांटेक्ट कर सकता है, हम उनका भी पक्ष जरूर रखना चाहेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको